चलिए, तो 151 से 200 प्रश्न तक ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न मिलेंगे। ये 2022 का पेपर है ना। तो चलिए फिर सबसे पहला क्वेश्चन, शिक्षक छात्र के लिए क्या क्यों जरूरी है, तो किस लिए इम्पोर्टेंट है? पिता की स्थिति में होता है, बी है माता की स्थिति में होता है, सी है मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, और डी है उपरोक्त सभी। अब देखो, उपरोक्त सभी जब भी आता है ना क्वेश्चन में, तो हम लोग थोड़ा सा इस पर ज़्यादा हमारा ध्यान चले जाता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ज़्यादा ध्यान जाना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन जरूर एक बार जरूर चेक कर लेने चाहिए, ठीक है। देखो, शिक्षक छात्र के लिए कह रहा है, पिता की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, ये भाई थोड़ा सा बहुत हार्ड हो रहा है ना। अब सी देखो, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। अगर मित्र व हितैषी की स्थिति में हो गया तो सब कुछ हो गया भाई, ठीक है। तो माता की स्थिति में नहीं होता भाई शिक्षक छात्र के लिए, पिता की स्थिति में बिल्कुल भी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। तो 151 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं 152। विद्यालय में छात्रों के भागने का कारण है, ए रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, बी है छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, सी है छात्रों को दंड न देना, और डी है अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना, ठीक है। अच्छा प्रश्न है भाई। अब देखो, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण पूछ रहा है। अब हो सकता है एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन यहां पर आप लोगों को करेक्ट लगेंगे, है ना, लेकिन सबसे उचित आंसर को हमने ऑप्शन को हमने आंसर देना है ना। देखो, रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना भागने का कारण हो सकता है, ठीक है, मान सकते हैं। छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, अब देखो छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, अब देखो कहीं पर भी छात्रों से संबंधित कहीं भी आपको निगेटिव सेंटेंस आपको दिखेगा, शब्द दिखेंगे, तो आपको उसको ऑप्शन को गलत ठहराना है, ठीक है। छात्रों में भाई रुचि न होना ये बहुत बड़ा कारण नहीं है। छात्रों की रुचि अध्यापक के हाथ में है कि कैसे उनकी रुचि को क्लास में इंगेज कर पाए, ठीक है। ये आपने सुना होगा, वॉटसन का नाम सुना होगा, ये व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कहा भी है कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, फिर आप कहोगे तो मैं उन्हें शिक्षक, ये इंजीनियर, ये वास्तुकार, ठीक है, और यदि आप कहोगे तो मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। तो ये वॉटसन ने कहा था। कहने का मतलब, कोरी स्लेट की तरह होते हैं छात्र, उनको आप जैसे ढालना चाहते हैं, एक शिक्षक उनको जैसा ढालना चाहे उस स्थिति में उसको ढाल सकता है। तो छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना ये कोई कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ठीक ऐसे ऑप्शन, छात्रों को दंड न देना, ये भी इतना बड़ा ये नहीं है भाई, छात्रों को तो दंड देने का प्रावधान ही हटा दिया गया है, ठीक। ये नकारात्मक इफेक्ट छात्रों पर डालता है, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना, ठीक है, कोई समस्या आई, मैंने कहा ठीक है, ये ऐसा ही है, ये है वो है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बच्चों पर ध्यान ना देना भी, है ना। तो अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन न होना भाई सबसे बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है। तो अगर अध्यापक बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, है ना, तो भाई फिर कक्षा भी रुचिकर जरूर हो जाएगी। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, ठीक। चलिए बढ़ते हैं 153 में। कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा, जो डिस्पाइज्ड चाइल्ड होते हैं, है ना, तो उनका संभावित व्यवहार कैसा होगा उन बच्चों का? क्रोधपूर्ण, उत्साही तो नहीं होगा भाई, है ना, वो ऐसे ही तिरस्कृत बच्चे हैं, ठीक। डिस्पाइज्ड चाइल्ड जो कहते हैं हम लोग क्लास से, तो ये तो नहीं है। क्रोधपूर्ण व्यवहार हो सकता है, नकारात्मक, ठीक, या भगोड़े जैसा भाई इतना भी ये भी नहीं, ठीक। तो ये 2 ऑप्शन है। अब देखो नकारात्मक में आ गया, ठीक है, नकारात्मक, तिरस्कृत बालक का जो संभावित जो व्यवहार होगा वो कैसा? नकारात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाना चाहिए, तो ठीक, ए से सी बेहतर है। नकारात्मक होगा तो नकारात्मक, क्रोधपूर्ण वाला उसको भी नकारात्मक व्यवहार बोल सकते हैं, है ना, तो इसके अंदर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। बढ़ते हैं 154 पर। नए नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? ए अंतर व्यक्तिक संबंध की कमी, बोलने की योग्यता में कमी, या सी है विषय के ज्ञान की कमी, डी है लड़कों के साथ कठोर व्यवहार। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखो, लड़कों के साथ कठोर व्यवहार, ये
नाकामी के पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण, ये इतना ये भी नहीं होना चाहिए। विषय के ज्ञान की कमी, अगर विषय का थोड़ा बहुत कहीं पर कमी है तो नाकामी नहीं कही जा सकती, अध्यापक उसको और बेहतर बना सकता है ना। बोलने की योग्यता में कमी, बोलने की योग्यता शुरू में भाई नए अध्यापक में थोड़ा हो सकता है, थोड़ा हेजिटेशन, थोड़ा बच्चों के सामने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हो सकती है, तो ये कोई बड़ी नाकामी जैसी इसको हम अवधारणा नहीं ले सकते। ये ऑप्शन है अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी, ठीक है, लेक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि नया नया है भाई, अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकती है, तो ये एक थोड़ा सा नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 155, अध्यापक को क्या अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए? बी है अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए, सी है अपने विषय में निपुण होना चाहिए, और डी है उपरोक्त सभी। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है ना। अब देखो विषय में निपुण होना चाहिए भाई अध्यापक को, जाहिर सी बात है, जो सब्जेक्ट जिस भी विषय के आप अध्यापक हैं तो उस विषय में आपको निपुण होना चाहिए, यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, ठीक है। अपनी भाषा में भी दक्ष होना चाहिए, तभी आप बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे चीज़ों को, ठीक। तो ये भी जरूर, अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए भाई खुद को भी, जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। तो ये तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं 156, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो उसे चाहिए कि, ठीक, देखो वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो, न, ठीक है, ये नहीं वाले शब्दों, इन पर विशेष ध्यान देना आपको, उसे क्या चाहिए भाई, ये वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए, बिल्कुल, वह अपने पद से त्याग पत्र दे दें, भाई ऐसा भी नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो सफल नहीं हो रहे तो आप अपनी शिक्षण विधि या उनमें उनका मूल्यांकन करके उसमें सुधार ला सकते हैं, लेकिन अपने पद से त्याग पत्र ये कोई कारण नहीं है, ठीक है, बच्चों का भविष्य बनाना है भाई, ठीक। सी, वह अपने शिष्यों की गलती ढूंढे, भाई बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बच्चों पर ना कोई गलती ढूंढनी है, ना बच्चों को गलत ठहराना है, तो ये ध्यान देना है। वह डिक्टेशन देना आरंभ कर दें, नहीं भाई, ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, ठीक, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 157, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको अवश्य ही क्या करना चाहिए। कुछ छात्र होते हैं नए नए जब विद्यालय में जाते हैं तो कुछ छात्र आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? जब भी कभी भी कोई भी छात्र आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? नंबर ए ऑप्शन है प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, बी है उनके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, सी है अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, और डी है इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए। अगर अन्य अध्यापकों की सहायता से ही अभियान चलाना चाहिए तो आपकी नियुक्ति क्यों की गई है भाई स्कूलों में, है ना। तो बिल्कुल डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो और प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे तो ऐसी चीज़ों में भी अगर प्रधानाचार्य से ही आप सूचित करेंगे तो आपका, है ना, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको खुद ही करना चाहिए भाई, इसीलिए तो आप शिक्षक हैं, आपकी अपने ज्ञान, अपने बिहेवियर, अपने चरित्र, है ना, तो इसके माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार आपको लाना चाहिए, तो बी भी नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 158, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगर कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले आपकी क्या जिम्मेदारी होगी कि आप क्या करेंगे? आप प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर दौड़ेंगे और सहायता के लिए कहेंगे, और बी है बच्चे के माता पिता को सूचित करेंगे तथा उनकी प्रतीक्षा करेंगे, सी है उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे तथा किसी निकट के डॉक्टर से संपर्क करेंगे। तो ये बहुत बड़ी जरूरी है भाई, ठीक है। इन दो ऑप्शनों से तो पहले कार्यालय की ओर दौड़ना या सहायता के लिए कहेंगे, ये इससे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप प्राथमिक चिकित्सा देंगे, ठीक है, और निकट के डॉक्टर से संपर्क करेंगे। ये जिम्मेदारी है भाई, जिम्मेदारी चीज़ें जिम्मेदारी लेनी है अपने छात्र, है ना। आपकी कक्षा में कोई छात्र बेहोश हो रहा है तो उस लड़के को घर भेजने का प्रबंध करें, ये नहीं, सबसे पहले ये जिम्मेदारी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 159,
छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक क्या। ए ऑप्शन है उनके साथ मित्रता का व्यवहार करें, बी उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दें, सी है वीडियो कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएंगे, डी है उन्हें बताएं कि यह सीखने के लिए आवश्यक है। चलिए, छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दें, है ना। तो ये बेहतर ऑप्शन है भाई। ठीक है, चलिए 160। जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर न आए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, ऑप्शन देखिए आप, मैं आंसर देता हूं सीधे। उसे क्या, देखो चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कोई अस्पष्ट उत्तर देकर विद्यार्थी को संतुष्ट कर देना चाहिए। अस्पष्ट उत्तर देकर, नहीं भाई, ये तो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है, ये नहीं कर सकते आप कभी भी, गलत उत्तर कभी भी नहीं दे सकते, अस्पष्ट उत्तर, है ना। बी है विद्यार्थी को बोल देना चाहिए कि वे असंबद्ध प्रश्न न पूछें। क्यों भाई, विद्यार्थी हैं, बच्चे, कभी भी उनके दिमाग, उनके मस्तिष्क में कोई भी चीज़ें चलती हैं, है ना, कोई भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक, तो उनको अवसर दिए जाने चाहिए प्रश्न पूछने के, कोई भी किसी भी प्रकार के। तो ये तो गलत हो गया। सी है विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा। चलो ये भी हो सकता है। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वे पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों में से स्वयं उत्तर खोजें। स्वयं उत्तर खोजें तो आपसे क्यों इतना, है ना। तो ये तो बड़ा गलत है भाई, ठीक। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा, ठीक। तो उस पर अनुसंधान करके आप लोग विद्यार्थी को आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 161। प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स क्या होता है। 161, है ना। तो देखो, ये विद्यार्थी को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन प्रभावशाली, ठीक है, चलो मान सकते हैं। बी है नैतिक अपराधों के तदुपरांत छात्रों को दिया गया दंड। नहीं भाई, दंड तो कभी भी प्रभावशाली शिक्षण का हथियार नहीं है ना। तो ये नहीं भाई। सी है व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। बिल्कुल, व्यक्तिगत शिक्षा और कक्षा में खुली चर्चा, ये क्या है, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है। और विद्यार्थियों को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव और प्रोत्साहन भी क्या है, प्रभावशाली शिक्षण का एक पार्ट है। प्रभावशाली शिक्षण के अंतर्गत यही चीजें आती हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और सी दोनों ये क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। क्या है तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी इन टीचिंग, क्या है भाई। तुलनात्मक अध्ययन के लिए ग्राफ, ठीक है, जब ग्राफ में आप लोग देखते होंगे, है ना, तो ग्राफ में हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, है ना। ग्राफ इस टाइप से, ग्राफ में लाइन वगैरह ये भी होती है ना, ऐसे, ठीक है। तो ठीक इस प्रकार से जैसे लाइन जाती है, तो तुलनात्मक, यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कितना इनके बीच तुलना कितनी की है, तो ये हम लोग ग्राफ से अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। 163। जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है, कौन सी है। सक्रिय रूप से छात्र जो है वो भाग लेता है, तो ये होगा भाई प्रश्नोत्तर विधि, है ना, प्रश्न और उत्तर, ठीक है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उत्तर मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा, छात्र सक्रिय रहेंगे। छात्र सोचेंगे कि भाई हमारा नंबर कभी भी आ सकता है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं छात्रों से, तो बच्चे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, सक्रिय हैं बिल्कुल, ठीक। चलिए 164। दूरदर्शन शिक्षण का गुण है। अब यहाँ भी उपरोक्त सभी आ गया भाई, थोड़ा सा ध्यान तो देना ही जाता है ना। और अमूमन लगभग 90% उपरोक्त सभी वाला जो भी ऑप्शन होता है वो सही हो जाता है ना। तो ये भी एक धारणा है भाई, ठीक। दूरदर्शन शिक्षण का गुण है, ये ऑप्शन है, कार्यक्रम से छात्रों और शिक्षक दोनों की दृष्टिकोण में विशालता आती है, ठीक है, तो ये तो है भाई, ठीक है। बी ऑप्शन है, छात्र नवीनतम विचारों और दृश्यों से परिचित होते हैं। नवीनतम विचारों और दृश्यों से परिचित होते हैं, बिल्कुल ये। दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाते हैं, बिल्कुल भाई, तो ये उपरोक्त सही है, तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। 165। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें क्या, बताओ, बेस्ट टीचिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, नहीं भाई, ये तो
नहीं। ठीक है, प्रश्नोत्तर की आवश्यकता पढ़नी चाहिए भाई आपके शिक्षण में। ठीक है, बच्चों से प्रश्न बीच बीच में करने हैं, बच्चों से फीडबैक लेना है ना, बच्चों के समझ में कितना आया इसको भी जानना है। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे। ठीक है, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, शिक्षण की उत्तम प्रणाली पूछा है, चलो मान सकते हैं। सी है छात्र अध्यापक से अपनी शंका का समाधान करवाएं। ठीक है, छात्र अध्यापक से अपनी शंका का समाधान करवाएं। डी है अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। ठीक है, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें, और दोनों के बीच जब वार्तालाप होगी वही क्या है, सबसे शिक्षण की उत्तम प्रणाली है ना, बेस्ट टीचिंग सिस्टम, इसी को हम कहेंगे। अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 166 शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? समुदाय की संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी ऑफ कम्युनिटी, है ना। शिक्षक की कुशलता, बिल्कुल शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए ये भी जरूरी है। ठीक है, चलो मान सकते हैं। सी शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, शिक्षण व्यवसाय के लिए शैक्षिक योग्यता की शिक्षण की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक नहीं हो सकता इतना, है ना। प्राचार्य का सहयोग ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सहयोगी है शिक्षक की कुशलता। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए शिक्षक की कुशलता सबसे महत्वपूर्ण है। 167 कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए? कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए पूछता है। ठीक है, तो इसके लिए हाँ, प्रतिष्ठा अधिकार भाई, वरिष्ठता नहीं भाई, योग्यता और अध्यापन डिग्रियां आ गई, है ना। विशेषज्ञता और अनुभव, हाँ विशेष बोलते ना कि विषय के विशेषज्ञ होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। ये कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण 2 गुण ये होने ही चाहिए, विशेषज्ञता और अनुभव। 168 यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान हैं, ये कथन है सभी छात्र बुद्धिमान हैं, और यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान हैं, है ना, तो ये सत्य है, तो कौन से कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, अब सभी छात्र बुद्धिमान है बोल दिया है ना, और ये सत्य है कहा है, तो कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, तो ये तो सही कथन नहीं होगा भाई, सही नहीं है पूछा, तो ये हाँ ये नहीं है, मतलब ये इसका आंसर में फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, तो फर्स्ट कहाँ कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ये नहीं आएगा इसका मतलब। कुछ छात्र बुद्धिमान है, कुछ छात्र नहीं बल्कि सभी छात्र क्या हैं, बुद्धिमान है ना। कुछ छात्र बुद्धिमान है कहा इसने, तो ये यहाँ तो सभी छात्र बुद्धिमान है बता रहा है, तो ये तो भाई कुछ छात्र बुद्धिमान है, ये सभी छात्र बुद्धिमान है बल्कि, तो कुछ छात्र तो बुद्धिमान है ही है, तो ये तो सही ही है। कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है, सभी छात्र बुद्धिमान है भाई, है कि नहीं, सभी छात्र बुद्धिमान है, ये कह रहा है कि कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो क्या सभी छात्र ही बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये भी गलत इसने ऑप्शन दिया है, तो कथन सही नहीं है पूछा जा रहा था, तो फर्स्ट और थर्ड कहाँ है भाई, फर्स्ट और थर्ड, हाँ तो ये है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं 169 शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट, बहुत अनौपचारिक और निकट, ये तो है ना, बहुत अनौपचारिक भी नहीं। ठीक है, औपचारिक बहुत औपचारिक, ये भी गलती होता, तो ये सही है पूछ रहा है, तो सही तो नहीं है भाई इतना। केवल कक्षा तक सीमित, ये भी इतना नहीं है भाई। ठीक है, सद्भाव पूर्ण तथा सम्मानपूर्ण बिल्कुल हो सकता है, उदासीन। अब इसमें क्या है ना 169 इसमें बोनस दिया गया है आयोग की ओर से। ठीक है, मेरी ओर से तो ये सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें बोनस दिया गया है। ठीक, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहे हैं इसमें, तो ये इसमें बोनस दिया गया था सभी को। ठीक, 169 बढ़ते हैं 170 में। एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि क्या हो सकता है कि समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, नहीं भाई हंसी के फव्वारे उड़े ये सजीव कक्षा की स्थिति बिल्कुल नहीं। संपूर्ण शांति रहेगी तो ये तो फिर मृत कक्षा है ना, तो ये सजीव कक्षा नहीं है। ठीक, छात्र शिक्षक वार्तालाप निरंतर हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
कंटिन्यूअस कन्वर्जेशन होना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलो डी भी पढ़ लेते हैं। छात्रों में जोर जोर से वाद जोर जोर से नहीं, ठीक है, कक्षा डिस्टर्ब हो जाएगी ऐसे। तो सी ऑप्शन सही है 170 में। 171, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि उसकी सहायता करने का प्रयत्न करें। नहीं भाई, ठीक है, भेदभाव में सहायता बिल्कुल भी नहीं। उससे कहें कि वह फिर कभी ऐसा न कहे, ठीक है, ये भी हो सकता है, चलिए मान लेते हैं। नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना कर दें, है ना। तो इससे तो ऑप्शन बी से ऑप्शन सी बेहतर मिल गया है, तो बी भी ऑप्शन नहीं होगा इसका मतलब। कठोरता से उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहें, कठोरता के साथ, इतना कठोरता मत बनिए भाई, ठीक है। नम्रता और दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना कर दें कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। चलिए सी ऑप्शन सही है इसका। 172, एक छात्र यह जानना चाहता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक छात्र यह जानना चाहता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हम एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे आपका ये एप्टीट्यूड ही टेस्ट हो रहा है अभी, है ना, कि इसका कौन सा क्या ठीक चीज़ सही होगा। कि आप जैसे विशिष्ट रोजगार, मान लो आपको शिक्षक, जैसे आपको शिक्षक बनना है ना, तो ये शिक्षा इस विभाग में इस आप अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, इसका एक पूर्वानुमान लगा रहे हैं, है ना, एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आप शिक्षक बन के अच्छा कुछ विशिष्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड, ठीक, अभियोग्यता परीक्षा इसको बोलते हैं। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। 173, एक स्कूल शिक्षक श्री पटेल ने अपने छात्रों की सहायता से एक पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया। आने वाले वर्षों में यह प्रतिमान इतना लोकप्रिय हो गया कि धीरे धीरे जनपदों, राज्य और देश के सभी स्कूलों में इस प्रतिमान को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है, प्रदर्शन प्रतिमान का, है ना, डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल इसको हम बोल सकते हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रदर्शन, आप उन्होंने प्रदर्शन दिखाया कि ये चीज है ना, तो वो क्या हो गई, इतना लोकप्रिय हो गया वो प्रदर्शन का, वो प्रतिमान, वो मॉडल, कि उन्होंने उसको देश के सभी स्कूलों ने लागू कर दिया गया। तो ये प्रदर्शन प्रतिमान का है। 174, निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है। समावेशी, ठीक, समावेशी शिक्षा क्या होती है भाई, जिसमें सभी स्तर के, है ना, हर वर्ग के, हर स्तर के बच्चों को समायोजित करके शिक्षा दी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का तत्व नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये विशेष वर्ग स्थापन, स्पेशल क्लास स्टेबलाइजमेंट, है ना। तो ये भाई विशेष वर्ग को समावेशी शिक्षा का तत्व विशेष ये नहीं है, ठीक है, विशेष कोई एक ही वर्ग का स्थापन ये नहीं है, ठीक। चलिए 175, पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है। तो ये लेता है भाई जमीनी प्रतिमान में, पाठ्यक्रम के विकास में ये अध्यापक लेता है, ठीक है। कहाँ पर क्या चीज आवश्यक है पाठ्यक्रम के विकास में, तो ये अध्यापक निर्णय लेता है। 176, एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को कहा जाता है, इसे कहा जाता है शैक्षणिक निर्देशन, ठीक है ना। विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय, तो ये समस्या बहुत बड़ी एक समस्या देखी जाती है भाई, ठीक। जब विषय परिवर्तित करने या विषय चयन करने का जब ये स्थिति आती है, स्थिति बनती है, तो तब वहाँ पर शिक्षक जब उनके विषय चयन में अगर अपना सहयोग देता है बच्चों को, तो वो शैक्षणिक निर्देशन कहा जाता है। 177, प्रक्षेपित माध्यम वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है। प्रक्षेपित, ठीक है, जो प्रोजेक्टेड मीडियम है, ये कौन सा है, ये पूछा जा रहा है शिक्षण सामग्री के अंतर्गत। तो ये है दोस्तों
फिल्म्स, है ना, प्रक्षेपित फिल्म्स कहीं पर दिखती है हमें प्रोजेक्ट मीडियम के माध्यम से, है ना। चलिए 178 दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है दिखने वाली सहायक सामग्री। ठीक, चलो ये दिख गया फ्लैनल बोर्ड, ठीक है, फ्लैनल बोर्ड जहाँ पर आपने स्कूलों में देखा होगा, जहाँ पर बच्चे कुछ एक्टिविटी, ये गत्ते के टाइप में, है ना, एक बोर्ड टाइप में गत्ता लगा होता है, उसमें चिपकाते हैं, है ना, अनेक चीज़ें बना के, तो वो चीज़ फ्लैनल बोर्ड होती है। 179 अच्छी परीक्षण विधियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और व्यवहारिकता। तो ये तो सभी दिख रहा है भाई, ठीक, तो सभी है ऑप्शन, हाँ, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छी परीक्षण विधियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि जो परीक्षण है, जो मूल्यांकन कह सकते हो आप, है ना, तो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए उसमें। वस्तुनिष्ठता यानी कि कोई भी अध्यापक उसको जांचे और उसका मूल्यांकन समान होना चाहिए, है ना, तो वो ये इसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठता। विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वसनीय होने चाहिए, आंकड़े विश्वसनीय आने चाहिए। वैध होना चाहिए, ठीक है, और व्यवहारिकता होनी चाहिए। चलिए 180 शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन से हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक। तो ये तो सभी होते हैं, ठीक है। चलिए तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 181 शिक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक को कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं? शिक्षण का नियोजन, ठीक है, जब प्लानिंग करते हैं टीचिंग का, एक टीचर को कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं उसमें, उसके लिए, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। सभी कार्य विश्लेषण भी, है ना, शिक्षण उद्देश्य की पहचान, अधिगम उद्देश्यों का को लिखना, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 182 कहानी कथन प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि यानी कि स्टोरी टेलिंग टेक्निक। तो ये इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है? नहीं है पूरा ध्यान देना, है ना, सही नहीं है पूछा जा रहा है। चलिए, कहानी की भाषा शैली एवं विषय वस्तु सरल, रोचक व प्रभावमय होनी चाहिए, है ना, तो ये तो भी सही है, ठीक है, सही नहीं है पूछा जा रहा था आपसे, तो ये आंसर आपका नहीं हो दोगे, है ना। बी है कहानी कहने का ढंग स्पष्ट एवं आकर्षक होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट और आकर्षक होना चाहिए भी कहानी कहने का ढंग, तो ये भी आंसर आपको नहीं मिला, है ना, क्योंकि आपसे नहीं पूछा जा रहा है, और लेकिन ये है, ठीक है, कहानी कथन के संबंध में सही है। तो सी ऑप्शन है कहानी को पढ़कर सुनाना उपयुक्त नहीं है। कहानी को पढ़कर सुनाना, कहानी पढ़कर सुनाना, है ना, उपयुक्त नहीं है, हो सकता है। चलो, कहानी लंबी होनी चाहिए, नहीं भाई, कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए, ये अरुचिकर हो जाएगा फिर ऐसे में, है ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है पूछा जा रहा था, तो आप डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 183 प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए? चलो, प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्नों का वितरण कक्ष के सभी छात्रों के लिए समान रूप से होना चाहिए, बिल्कुल, प्रश्नों का वितरण जो है वो कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान रूप से होना चाहिए, तो ये इसका तो ध्यान रखना चाहिए आपको प्रश्न पूछते समय, ठीक है। प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, बार बार एक ही प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है प्रश्न पूछने के ढंग में विविधता होनी चाहिए, बिल्कुल, प्रश्न पूछने के ढंग में विविधता होनी चाहिए, ये भी एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है प्रश्न पूछते समय। तो तीनों सही है फिर, है ना, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। 183 चलिए 184 निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण प्रविधि नहीं है? शिक्षण प्रविधि नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रविधि यानी कि टेक्निक नहीं है। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्रश्न प्रविधि क्वेश्चन टेक्निक, ये तो बिल्कुल बहुत जरूरी है ना, ये तो प्रविधि है शिक्षण की। कहानी कथन प्रविधि अभी हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। मूल्यांकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, उदाहरण प्रविधि भी होती है भाई, है ना, उदाहरण देते हैं हम लोग, शिक्षण प्रविधि, मूल्यांकन प्रविधि नहीं, ठीक है। ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन इसको हम कहेंगे, ठीक है, लेवल वाला क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, शिक्षण प्रविधि नहीं है, मूल्यांकन प्रविधि, ये मेथड है इवैल्यूएशन, लेकिन प्रविधि नहीं, विधि के अंतर्गत आती है ना, वो नहीं। 185
शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य, एक्सपेक्टेड, अपेक्षित, है ना। तो इस शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। बिल्कुल भाई, छात्रों के ये सीखना, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य ये उद्देश्य ही यही होता है ना। बी है छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, छात्रों के चरित्र का हो सकता है एक उपयुक्त नौकरी के लिए। अब नौकरी वाली इतनी बहुत अपेक्षित उद्देश्य बोल रहा है, तो व्यवहार में जो वांछनीय है ना, जो आवश्यक है, ठीक है, जो चाहिए चेंजेज बिहेवियर में, तो वो यहाँ पर ये शिक्षण का एक सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है, ठीक। 86, निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए, आप लोग बता सकते हो, ठीक है। सीमित शब्दावली हो सकती है, धीमी गति से सीखने वाले के पास सीमित गति हो तभी धीमी सीख रहा है ना। ध्यान की छोटी सी अवधि, ठीक है, ध्यान कुछ छोटे छोटे समय में ध्यान भंग हो जा रहा हो, है ना। अमूर्त सोच नहीं भाई, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो ये सृजनात्मक बालकों के लिए जो सीखते हैं, अच्छी गति से सीखते हैं, उन बच्चों की एक विशेषता होती है। तो ये बोल रहा है सीखने वाले छात्र धीमी गति से सीखने के लिए बोल रहा है, तो ये अमूर्त सोच उनमें नहीं हो सकती है, ठीक। सी ऑप्शन सही है। 87, क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? अच्छा प्रश्न है। वास्तविक जीवन की स्थितियों से, ये देखो पहला ही ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया है। क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? वास्तविक जीवन की स्थितियों से, प्रयोगात्मक, प्रयोगशाला, ये ठीक है, तो ये वास्तविक जीवन की स्थितियों से। 188, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है? प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित पूछा जा रहा है। तो ये है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, अनुशासन हो सकता है, चलो। शिक्षकों की निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, ये प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित हो सकता है भाई। अभी इन दो की तुलना में सी ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, है ना। डी है शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि, सी ऑप्शन ठीक है भाई। प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना उनको। चलिए 189, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य पूछा जा रहा है। तो ये छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, चलो हो सकता है। छात्रों के भौतिक स्तर में सुधार करना, चलो मान सकते हैं। बहुमुखी विकास में सहायता करना, चलो बहुमुखी में आ गया तो सब कुछ आ गया, ठीक है, तो सब कुछ आ गया। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। डी भी देख लेते हैं, छात्रों में मूल्य प्रणाली का आत्मसात करवाना, तो ये इससे सी ऑप्शन ठीक है। चलो 190, निम्न में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? ठीक है, सबसे कौन जो है वो क्या है? इंटरेक्टिव और स्टूडेंट सेंट्रिक जो है ये है। तो संगोष्ठी में तो छात्र केंद्रित होता ही नहीं। कार्यशाला, व्याख्यान तो बिल्कुल भी नहीं। समूह चर्चा, बिल्कुल भाई समूह चर्चा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। समूह चर्चा में छात्र और संवाददाता ये दोनों ही क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, ठीक। चलो 191, किसी छात्र में अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभिभावक आपसे मिलने विद्यालय नहीं आता है ना, तो इस संदर्भ में आप क्या करेंगे? छात्र पर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं भाई, छात्र पर ध्यान देना है आपको, अभिभावक की वजह से आप छात्र पर दोष नहीं दे सकते। अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे, हो सकता है, चलो। यदि संभव हो भाई, बहुत अच्छा पॉइंट है, यदि संभव हो तो अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। छात्र को दंडित करना ही भाई, ऐसा नहीं कर, तो सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। यदि संभव है तो अभिभावक से मिलने स्वयं जाया करेंगे, चले जाएंगे, है ना। चलो 192, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को व्यस्त रखना,
भाई व्यस्त रखने के लिए आप प्रश्न नहीं पूछते, अनुशासन बनाने के लिए नहीं, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है, चलो डी भी पढ़ लेते हैं। छात्रों को सिखाने के प्रयोजन से, ध्यान को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, ध्यान को पढ़ाई के प्रति आकर्षित करने के लिए आप क्या करते हैं, कक्षा में प्रश्न पूछते हैं। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है, डी से सही है ना। डी भी लग रहा होगा आपको, लेकिन डी से बेहतर है ना। प्रश्न पूछते हैं तो सिखाने का कोई इतना प्रयोजन नहीं है, इससे ज़्यादा प्रयोजन है आपका कि छात्रों का ध्यान को आप आकर्षित करते हैं, इसलिए ध्यान देते हैं ना, प्रश्न पूछते हैं तो। 193, यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? अनदेखा तो नहीं करेंगे है ना, कक्षा छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, ये भगोड़े नहीं कहलाओगे, भगोड़े कहलाना बहुत गलत बात है ना। उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे, हो सकता है, चलो ध्यान देने के लिए कह सकते हो, रुचि ले रहे हैं, कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे क्या? फिर भी वही सिस्टम होगा। शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे आप, ठीक है, रिव्यू करेंगे अपनी शिक्षण पद्धति का, और एक उपयुक्त शिक्षण पद्धति का आप उपयोग करके कक्षा शिक्षण में आप रुचि ला सकते हैं। ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। चलो 194, प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो कि कौन, उनके साथ अतरंगता को विकसित कर लें, है ना, इंटीमेसी नहीं भाई। ठीक, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें, उनकी समस्याएं, जो भी बच्चों की समस्याएं, उनकी समस्याओं के समाधान में अगर सहायता कर रहा है शिक्षक तो जाहिर सी बात है छात्रों में वो लोकप्रिय रहेगा, उन्हें अच्छा ग्रेड देना नहीं। अतिरिक्त शिक्षण शुल्क नहीं। ठीक, तो बी ऑप्शन बिल्कुल। 95, किसी बच्चे के लिए सामाजिकरण का प्रथम स्रोत, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम स्रोत पूछता है। ठीक है, प्रथम उसका स्रोत जो होता है वो उसका परिवार ही होता है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चा परिवार से ही सबसे पहले सामाजिकरण सीखता है, समाज है ना। चलो, सबसे प्राथमिक स्रोत समाज का कौन है? परिवार ही है। छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? नैतिकता विकास करने के लिए आप धार्मिक प्रवचन, परिवार का वातावरण, पूजा पाठ करना, अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना, ये छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु एक आवश्यक है ना। नैतिकता क्या है? अच्छे बुरे का ज्ञान ही तो नैतिकता है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 97, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, हो सकता है, इसको मान सकते हैं। यह अधिगम को सरल बनाता है, हो सकता है। यह बौद्धिक विकास में सहायता हो सकता है। डी है, यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता देता है, क्योंकि वो बच्चे को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, मातृभाषा में एक इन्वायरमेंट उसको मिल जाता है अपनी बातों को रखने के लिए, कुछ सीखने के लिए, है ना। तो ये प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता देता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए 198, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है, तो विशेष रूप से निर्भर करती है शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता। ठीक है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। 199, शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट कहाँ है भाई? हाँ, अभिक्षमता परीक्षण है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताना, ठीक है। बाकी आज थोड़ा मैंने माइक नहीं लगाया है तो ऑडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से, जो भी तैयारी करने आप लोग बताना है ना। और भी क्लासें आप लोगों के लिए आती रहेंगी। और सबसे पहले हम लोग जो पुराने पेपर हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग नए सिरे से अध्ययन शुरू कर लेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे क्या दूसरा कोई व्यवसाय नहीं पाते हैं, कम काम करना चाहते हैं, ठीक है।
ये हो सकता है कहीं ना कहीं सही, लेकिन उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग बोल रहा है ना, उच्च जो हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले होते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाइए, भाई इतना देखो आपको पॉजिटिव आंसर देना है ना। शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं, ठीक है, चैलेंजिंग। भाई शिक्षक बनना तो बहुत सरल है अगर मैं कहूँ, ठीक है, लेकिन शिक्षक होने के नाते उन चैलेंज लेना है ना, उन चैलेंजिंग भरा जो जीवन होता है वो बिताना बहुत मुश्किल काम होता है ना। तो रिस्पेक्टेबल जॉब है भाई, है ना। लोग आप लोगों की एक शिक्षक की रिस्पेक्ट करते हैं समाज में, ठीक है, उसको अच्छे से उसके जीवन को देखकर लोग अभिप्रेरणा देते हैं, ठीक है। तो एक चुनौती भरा जीवन हम लोग कह सकते हैं, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं।